गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर बेसिकली द पेन, द फटीग, द टायर्डनेस यू फील इन योर बॉडी एंड इट इज बिकॉज ऑफ द इमोशनल डिस्ट्रेस। इसका कोई अंडरलाइंग मेडिकल कॉज नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द इमोशनल डिस्ट्रेस। सो वेलकम सर। Thank you. So I would like you to throw some light on what somatoform disorders are. Okay. Thank you. First of all, I welcome all the people who are joining us. जैसे कि अभी मलिका ने बताया कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे इमोशंस हैं, अगर वो प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड नहीं होते और वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर हमको अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। Yes. और जो सोमेटाफॉर्म डिसऑर्डर्स है जिसका हम ले रहे हैं, जो मनोदैहिक समस्याएं हैं, जिसके अंदर मुख्यतः शरीर के अंदर सभी प्रकार की दर्द और तकलीफें आ जाती हैं। दूसरा, इसके अंदर कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई समस्या, हाइपोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं, मगर वो रियल में वो प्रॉब्लम उसकी बॉडी में नहीं होती, मगर उसको फील होता है कि मेरे अंदर कैंसर हो रखा है या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सो एंड सो प्रॉब्लम है। या डिस्मॉर्फिक भी हो जाता है, कई बार लगता है कि मेरे शरीर में मेरे कुछ ऑर्गन्स हैं वो ठीक नहीं है, वो अच्छे से नहीं काम कर रहे, या चेहरा मेरा टेढ़ा है। बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर हम फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। या इसके साथ में हम आज बात करने जा रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण है कि जो भी अन्य बीमारियां हैं शरीर के लेवल के ऊपर, चाहे उसके अंदर कैंसर आ गया, चाहे हार्ट अटैक आ गया, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हम उसके सिम्टम्स को ही नहीं ट्रीट करें, हमें जरूरत है कि उसके रूट कॉज को जाने और उसको कैसे ठीक कर सके। तो आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी बताएं, क्या हमारा शरीर बीमार होने के लिए बना है? नहीं। भगवान ने, प्रकृति ने हमारी बॉडी के अंदर जो 120 ट्रिलियन सेल्स हैं वो स्वस्थ होने के लिए काम कर रहे हैं, और हर एक सेल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत अच्छे से काम करती है। और क्या परमात्मा खुश रहेगा कि आप बीमार रहे? बिल्कुल भी नहीं। ये भी बात समझने की, अगर परमात्मा अगर दुखी देखना चाहता तो फिर परमात्मा कैसा? इफ देयर इज सम हायर अलमाइटी डिवाइन फोर्स, एक्जिस्टेंशियल फोर्स, ही विल ऑलवेज गाइड अस टू लिव अ हैप्पी कंटेंटफुल लाइफ। दैट्स राइट। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, जो हमारा वातावरण है जहां पे हम आसपास रह रहे हैं, वातावरण क्या खुद हमें प्रभावित करता है या फिर हम खुद उससे परेशान होते हैं? आई थिंक हम खुद परेशान होते हैं, बिकॉज हम अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, और हम अपने आसपास की सिचुएशंस को नहीं समझ रहे हैं, उनसे डील नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मलिका। तो कहीं ना कहीं जब ये तीनों कारण नहीं है तो बीमारी जो शरीर के अंदर बन रही है, चाहे कोई भी बीमारी लगा लो, साइंटिफिकली तो 90% जो बीमारी है आज के समय में कहा जाता है एक तनाव की वजह से बन रही है। तो ये तनाव है क्या, ये बॉडी के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है, हम इस सबको समझेंगे। और आपके शरीर के अंदर, मैं शुरुआत होने से पहले सिर्फ एक टैगलाइन बताना चाहूंगा कि परमात्मा ने आपकी बॉडी के अंदर इतनी पावर दे रखी है कि आप अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। I agree to that. And you just need to know how to send the right information. शरीर को किस तरह से सुझाव दिए जाएं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ कर सके, और हमारी क्या क्या इग्नोरेंस है, क्या क्या ब्लॉकेजेस है, हम उनको दूर करें। तभी वो कहते हैं what you feel and what you think is what you become. Absolutely, what you think you will become। बहुत सही कहा। भगवान बुद्ध ने भी कहा आपके विचार ही आपके वस्तु बन जाती हैं। तो हमारे जो विचार हैं, जो चीजें हैं, हमारे थॉट्स हैं, जो बिलीफ है, उसको भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक बीमारी के लिए। आज की हमारी टॉक बहुत ही एक हार्टली कन्वर्जेशन होने वाली है, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा माइंड मैकेनिकली एक फंक्शन करता है, और हम इतने सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम बड़े बड़े हेल्थ के इंश्योरेंस करा लेते हैं। हमको यकीन रहता है कि भाई बीमार होना ही है, 30 साल के बाद में बीपी की शिकायत हो ही जानी है, 50-55 साल के बाद में एक आधा हार्ट अटैक आ जाए तो नॉर्मल है, छोटा सा जो पटाखा कहते हैं हार्ट के अंदर। और हम इतने माने बैठे हैं उसके लिए, हम पहले प्लानिंग करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। 70 के करीब आप पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होने लग जाएंगे, और फिर आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त, आपका व्यवहार काफी चीजों के ऊपर, या लाइफस्टाइल के अंदर हम कह रहे हैं डायबिटीज कॉमन हो चुकी है, बच्चों के अंदर भी हम देख पा रहे हैं हर जगह पे। हाइपरटेंशन इज आल्सो वेरी कॉमन। यस। सो जितनी भी बीमारियां हैं भैया, ये कॉमन नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी इग्नोरेंस से आती है। क्या क्या कारण है उस इग्नोरेंस को पैदा करने के, क्या क्या चीजें हैं जो उसको बना रही है,
और उसको रिवर्स करने के लिए वो क्या क्या कुंजी है वो हमारे पास है। आप ये देखिए, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, बचपन में हड्डी टूटी होगी काफी लोगों के, आपने देखा होगा, या कोई सीवियर इलनेस रही होगी, डॉक्टर करता है क्या है, प्लास्टर लगा देता है या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स दे देता है या पेन किलर दे देता है। क्या डॉक्टर उसको ठीक कर रहा है? वो अपने आप हील होती है अंदर से। शरीर के अंदर एक नेचुरल इनेट कैपेसिटी है अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। बॉडी अपने आप को ठीक करती है, अपने आप को हील करती है, डॉक्टर तो सिर्फ बाहर से एक सेफ्टी प्रिकॉशंस को रखता है। इसी तरह से कई बार आप बॉडी के तल पर भी बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि कोई भी बीमारी है वो आपकी हेल्प करने के लिए हुई है। बीमारी इन इट सेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, यानी बॉडी की एक लैंग्वेज है कि जीवन के अंदर भैया कुछ गड़बड़ है, कुछ सिस्टम में कुछ जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है जो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। थैंक यू। Thank you, sir, for giving us the information so beautifully. So, I think life is very simple. It is we who complicate it, like I always say. हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं बिकॉज हम अपने इमोशंस के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी इन द एंड, लेकिन हम एक ही पॉइंट पर रुक के उसी के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। एंड दिस इज द रीजन वो स्ट्रेस, वो प्रॉब्लम्स, वो वरीज जो है हमें फिजिकली अफेक्ट कब करने लगती हैं हमें पता ही नहीं चलता। राइट। तो सर, now I want you to tell us something about the mind-body connection when we talk about somatoform disorders. Okay, so mind and body. यूजुअली हम देखे जाते हैं कि जो हमारी पढ़ाई की गई है, डॉक्टर्स ने जिसने सीखा है, जिसने MBBS MD किया है या फिर और हायर स्पेशलाइजेशन किया है, उन्होंने ऑर्गन्स को ट्रीट करने के बारे में पढ़ा है। बट हकीकत में हम जो भी हम ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म एक सिंगल जाइगोट से बने हैं। और देखें हमारी बॉडी कहाँ तक मैनिफेस्टेड हो गई, जहाँ पे इतने ट्रिलियन सेल्स हैं, और हमारी बॉडी के अंदर हर चीज इंटरकनेक्टेड है। हमारा एक एक ऑर्गन, वी आर इंटरडिपेंडेंट शरीर के अंदर। और जैसे अगर उसको हम एक इंडिविजुअलाइज्ड होकर ट्रीट करने लग जाते हैं, जैसे हम अपने आप को भी अगर हम आई के साथ में ज्यादा जीने लग जाते हैं तो वी बिकम इल। अगर हम वी के साथ में रहने लग जाते हैं, आई को वी से रिप्लेस करते हैं, वी बिकम वेलनेस। सो सिमिलरली जो हमारी बॉडी है और जो हमारा मन है, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बॉडी के अंदर कई लोग कहते हैं जेनेटिकली या फिर कई और जगह से हमारे डिसीज डिसऑर्डर आए, वो ऐसा नहीं होता। परमात्मा प्रकृति का, जैसे मैंने कहा कि उसने हमारे को पोटेंशियल दिया है इतना ज्यादा कि हम अपने आप को लाइफ को अच्छे जी सकते हैं, बट वी हैव टू लर्न कि हम अपनी बॉडी को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमारा माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। माइंड के अंदर ये लगा लीजिए कि इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। सवेरे उठ के आप घर से उठे हैं, आप फ्रेश फील कर रहे हैं, मगर पहले ही झटके के अंदर आपकी वाइफ आपको कह देती है टुडे यू आर नॉट लुकिंग गुड, थोड़ा पीला पीला से लग रहे, कमजोर लग रहे, ऑफिस का कोई स्ट्रेस तो नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो व्यक्ति कहता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सिमिलरली ऑफिस पहुंचा, उसका क्लोज फ्रेंड मिला है, वो कहता है कि यार तू आज थोड़ा ढीला ढीला लग रहा है, थोड़ा सा तेरे चेहरे के अंदर लग रहा है कि सैडनेस सी है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, इज एवरीथिंग ओके, कोरोना का टेस्ट करवाया नहीं करवाया? 2 बार हो गया। तीसरी बार घर पहुंचने का टाइम होता है, उसमें हमें पेरेंट्स या फिर कोई भी नियर एंड कजन फैमिली मेंबर्स फिर एक बार फिर कह देता है कि टुडे आई फील यू आर लुकिंग लिटिल बिट टायर्ड एंड थोड़ा चेहरे का थोड़ा आपका ग्लो कम सा लग रहा है। और व्यक्ति कहता है यार सबीर कह रहे हैं, सच ही कह रहे होंगे, और वो घर आते चेयर के ऊपर बैठ जाता है एंड लिटरली उन 3 लोगों की सजेशंस जो उसने फील किया अपने अंदर, और वो घर आते एकदम से ऐसे बैठ जाएगा जैसे उसको थकावट हो रखी है, वो सैड है, वो बीमार है। यानी जो माइंड है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बॉडी के ऊपर ऐसे अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। और हमारा माइंड जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली तो हम इस तरह से अगर हम जो भी अपने आप को बोल रहे हैं, अगर आप खुशी फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फीलिंग हैप्पी योर बॉडी विल फील रिजुनेटेड, एनर्जेटिक। इफ यू आर फीलिंग सैड, और खुद के ऊपर नहीं, दिन भर के अंदर हमारे मन ऐसे नहीं चलता, मन ऐसे से चलता है, कभी अच्छे इमोशंस आते हैं, कभी बैड आते हैं, कभी वरिंग आते हैं, बिना चिंता के आते हैं। तो जब इतने सारे इमोशंस जब आ रहे हैं, आप फील करें कि जो इन्फॉर्मेशन हम बाहर दे रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। बिकॉज माइंड इज नॉट द ब्रेन, माइंड इज सॉफ्टवेयर,
एक सॉफ्टवेयर है और बॉडी एक हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर बॉडी को प्रोसेस कर रही है। अग्री। और जब मन के अंदर बार बार हम गुस्सा के, द्वेष के और कहीं ना कहीं ब्लेम गेम के या लोगों के लिए, पॉलिटिक्स के लिए मसल टेंशन भी जो भी हम फील कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर वही इंफॉर्मेशन जा रही है। और वही इंफॉर्मेशन जब बॉडी के सेल्स के अंदर जाती है, और हर एक सेल के अंदर पूरी फंक्शनिंग करने की कैपेसिटी है, पूरा माइंड है उसके अंदर, तो जो उसकी फंक्शनिंग के अंदर जो मेमोरी जा रही है, वो मेमोरी के अकॉर्डिंग फिर वो बीमारी की तरफ ले जाता है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आज की, जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, प्रकृति के अंदर मनुष्य का माइंड काम कैसे करता है। कहीं ना कहीं ये देखिए कि जंगल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक खरगोश है और एक लोमड़ी है। लोमड़ी को भी भूख लगी है, वो उसका नियम है कि वो जानवरों को जो भी भूख लगती है तो रैबिट का शिकार करने के लिए पीछे भागी। रैबिट को भी लगता है कि लोमड़ी आ रही है। रैबिट का भी प्राणों का सवाल हो चुका है, लाइफ का सवाल हो चुका है कि मेरे को अपने आप को सेव करना है, बचाना है इस समय में। और वो क्या करता है कि वो पूरी स्पीड से भागने लग जाता है। उस समय में जो उसकी बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो अपने आप ही बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा जाता है, उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और स्टमक के जूसेस बंद हो जाते हैं। काफी सारी चेंजेस अपने आप ही, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो अपने आप ही आने लग जाती है और वो पूरी शक्ति लगा के भाग रहा है। लोमड़ी भी, उसको भी भूख लगी है भाई, वो भी पूरी शक्ति लगाई हुई है और इतनी शक्ति लगाता है रैबिट की वो बस लाइफ और डेथ का सवाल है, देखो जीवन मरण का सवाल है कि वो पूरी शक्ति लगा के कहीं से कुछ ना कुछ एस्केप ढूंढ लेता है और एक खड्डे के अंदर छुप जाता है। लोमड़ी वेट करती है और लोमड़ी चली जाती है। रैबिट क्या करता है, थोड़ी देर के बाद में खतरा टल गया, बाहर आता है, थोड़ा बॉडी को सेक करता है और फिर अपना दोबारा चलने काम पे लग जाता है। रैबिट ने क्या ट्रोमा को अपने मन के अंदर बिठाया? रैबिट को क्या ऐसे लगता है कि वो ट्रोमा को लेकर उसको नाइटमेयर्स आएंगे? नहीं। रैबिट को कैसे होता है कि वो दोबारा से कभी भी बार बार लोमड़ी के बारे में सोच के अपने आप को स्ट्रेस फील करेगा? नहीं, उसने आई थिंक फाइट और फ्लाइट में से फाइट चूज किया और उसने डील किया और हो गया। रैबिट के साथ तो सिस्टम वहीं खत्म हो जाता है, बट एज वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे साथ क्या होता है कि कोई भी ट्रोमेटिक, कोई भी पेनफुल, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, वो हमारे माइंड में एक्सपीरियंस के रूप में, ट्रॉमा के रूप में स्टोर्ड हो जाती है और फिर वो बार बार हमारे मन के अंदर आती रहती है। वहां तो उसकी कहानी खत्म होगी, मगर यहाँ पे कोई भी पेनफुल इंसिडेंट हुआ हो लाइफ के अंदर, इट कैन बी एनीथिंग, वर्क में, रिलेशनशिप में, हेल्थ को लेकर, या इतने सारे रूल्स हैं सोसाइटी के अंदर, सभी रूल्स हम नहीं कर पा रहे, तो कई बार हम अपने अंदर ही रख लेते हैं उस कुंठा को, उस चीजों को अपने अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे अपने आप ही जो सपोर्ट से बार बार आते हैं। तो जैसे इन्होंने ये कहा कि वो फाइट और फ्लाइट ट्रिगर्ड होने लग जाती है, तो बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स लेवल पे चेंज होने लग जाते हैं। और मन के अंदर जब भी कोई विचार आता है, कोई फीलिंग आती है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज ट्रिगर्ड हो रही है, हमारी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स करती है जो एक्चुअल क्राइसिस के अंदर की थी। और ये धीरे धीरे जो हमारा यिंग और यांग है, जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, इसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है और फिर उसके बाद में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है वो विचारों से, भाव से, कि हमारा शरीर के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स है, जो हमारे 7 ग्लैंड्स है मेजरली, उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन के बजाय स्ट्रेस हार्मोन बनने लग जाता है और वही धीरे 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 एक बूंद बूंद करके, घड़ा एकदम से नहीं भरता। जब तो कहते हैं ना कि 45 के बाद में आएगा, अरे शुरुआत तो क्या था, बचपन से हो गई है। ब्लॉकेज की, हार्ट अटैक के अंदर ब्लॉकेज की, मगर वो स्ट्रेस किया लाइफस्टाइल को लेकर, मगर वो एक समय के बाद पता चलता है। फिर हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, डॉक्टर्स क्या काम करते हैं, सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बट हम बात क्या कर रहे हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन की। हम सिम्टम्स को कर देते हैं मगर प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं रहती है और फिर वो रिलैक्स होती है। तो अगर हम अपने मन के अंदर सीख जाए कि वो जो फीलिंग्स हैं, जो सबकॉन्शियस में ट्रॉमा है, वही जो हैंगओवर एनर्जीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है, जो डिसीज बना रही है, अगर हम उसको फ्री कर दें तो हमारी बॉडी अपने आप में स्वस्थ हो जाएगी। That's right. तो सर जैसे आपने अभी ये एग्जांपल दिया था रैबिट वाला, तो जैसे रैबिट जो है उसने उस सिचुएशन के साथ डील किया, अगर वो डील नहीं करता हो सकता है वो बाद में बहुत सोचता या उसका बहुत नुकसान हो जाता, हो सकता है मर भी जाता बिकॉज लोमड़ी उसे खा जाती। तो फ्रॉम दिस लिटिल स्टोरी व्हाट वी नीड टू लर्न इज दैट कोई भी प्रॉब्लम हो, यू नीड टू डील विद इट,
वंस यू डील विद इट, वंस यू आर आउट ऑफ इट, मुझे नहीं लगता वो चीज इतना अफेक्ट करती है। लेकिन क्योंकि हम उसके साथ पूरा खुल के डील नहीं कर रहे हैं, पूरा अपना माइंड ओपन करके एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो रिप्रेस हो जाती है, वो सप्रेस हो जाती है, इसीलिए वो हमें बार बार बाद में तंग करती है। राइट सर अभी जैसे आपने हार्ट अटैक के बारे में बोला कि 45 के आसपास के बाद भी होता है, लेकिन अभी हार्ट अटैक जो है बहुत यंग लोगों को भी ऐसा होता है कि उनके 20s में या 30s में भी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आ गया। तो ये कोई एज स्पेसिफिक होता है कि मतलब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आएंगे? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक ऐसी चीजें जो हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग दैट दिस ऑल इज रिलेटेड टू सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। तो ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है, तो इसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? जैसे छोटे बच्चों को देखा आपने कई बार कि वो कहते हैं मेरे सिर में, मेरे कान में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वो स्कूल जाने के टाइम पे एकदम से दर्द होने लग जाता है और वो रियल के अंदर बच्चा रो रहा है, थोड़ी देर के बाद में कोई दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो है प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट, जो आपको क्लियर कर पाएगा कि वो हर एज के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। प्लेसिबो से काफी लोग समझ रहे हैं कि प्लेसिबो मीन्स कि एक आर्टिफिशियली हम अपने अंदर किसी चीज को, मान लीजिए किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है और डॉक्टर उसको कोई दवाई देता है, डॉक्टर कहता है दिस इज द बेस्ट मेडिसिन एंड इट विल हेल्प इट, ठीक करने के लिए, और वो बंदा ट्रस्ट करता है उस डॉक्टर के ऊपर और वो दवाई लेता है, ठीक हो जाता है। यहाँ पर ये एक रिसर्च हुई थी यूएसए के अंदर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताता हूँ मैं आपको। पेन किलर के अंदर जो सबसे बढ़िया जो दवाई रहती है मॉर्फिन रहता है। मॉर्फिन एकदम से बॉडी का पेन किलर के रूप में बहुत अच्छा यूज किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि पेशेंट्स को मॉर्फिन की लिक्विड के अंदर उसकी बॉडी को दिया गया मॉर्फिन, और मगर उनको एक आ गया कि इट जस्ट अ सलाइन वाटर, एक पानी है, सलाइन वाटर है, था वो क्या, मॉर्फिन, और वो पेन के जो एक्सट्रीम जिस लोग जूझ रहे थे मगर उनको दिया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि वो ले रहे हैं मगर उनका पेन बिल्कुल कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी। और दूसरे केस में उन्होंने एक स्टडी की, उसी का एक कंट्रोल ग्रुप एक और रखा गया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया कि उन्होंने सलाइन वाटर दिया, मगर अब की बार उन्होंने क्या, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द पेन किलर, इट इज कंटेन मॉर्फिन, जो आपकी बॉडी के अंदर जो पेन है उसको कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इट वाज जस्ट वाटर, जस्ट वाटर। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो लोगों को ये बताया गया कि ये बेस्ट मेडिसिन है, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट, स्टैनफोर्ड में जा रहे हैं यार, इतना बड़ा मेडिकल डॉक्टर्स हैं, दे आर गिविंग द बेस्ट मेडिसिन, उन सभी के अंदर पेन लेवल कम होने लग गया। यानी हमारा मन जो है, माइंड जो जिस चीज को बिलीव करता है वो उसके ऊपर काम करता है। तो प्लेसिबो में क्या होता है कि किसी को कोई बीमारी नहीं है मगर फिर भी कोई ये मानता है कि मेरे को बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं मेरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो धीरे धीरे वो बीमारी उसके शरीर के अंदर बनने लग जाती है। और नोसिबो के अंदर क्या रहता है कि जस्ट इसका अपोजिट है, अब बीमारी है मगर फिर भी मैं अपने माइंड से अपनी बॉडी को हीलिंग की सजेशंस दे रहा हूं कि नो, इट जस्ट अ सिम्टम एंड सिम्टम कैन बी हील्ड, और उसका कारण को जानेंगे, उसको ठीक करेंगे, माई बॉडी इज गेटिंग हील। इमाइल कोए एक बहुत ही जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने सिर्फ एक यही अफर्मेशन दी थी कि विद ईच एंड एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर इन ईच एंड एवरी वे, और वो सुझाव अपने पेशेंट्स को दे रहे थे, और वो पेशेंट्स अपने आप को दे रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे पेशेंट सिर्फ एक सुझाव देने से अपने आप से ठीक हो गए हैं। एक और बहुत खास बात है, डॉक्टर BM हेगड़े का आप सभी ने, इंडियन जो डॉक्टर है, पद्म भूषण है, इतने खास शख्सियत है, उनका आपने लेक्चर सुना होगा। उन्होंने एक स्टडी का जिक्र किया था कि कई लोगों के बाईपास सर्जरी की गई, जरूरत थी उन लोगों को, मगर वहां पर उन लोगों को बाईपास नहीं किया, सिर्फ एनेस्थीसिया दिया, बेहोश किया गया, और बाद में कहा गया कि आजकल तो कट भी नहीं लगता, अपने आप ही विशेष इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उन्होंने कहा कि आपकी कर दी गई, नाउ यू आर हील्ड, जस्ट फॉलो दिस काइंड ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। आप बिलीव नहीं करोगे, वो लोग ठीक होने लगे, and they didn't require anything. This is called what you believe, power of mind. हाँ, डॉक्टर के पास में भी जाते हैं आप, कई बार दवाई इतना काम नहीं करती, जब भी तो इतनी सारी चिकित्साएं बनी हुई है, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, ये ज्यादा काम करती है। हाँ,
मेडिकल साइंसेस की इंपॉर्टेंस कहाँ है, कब है? सबसे इंपॉर्टेंट जब है जो गिफ्ट है हम सभी के लिए। अब किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, वहां पे अगर हम कहेंगे आई एम गेटिंग बेटर, इट विल नॉट वर्क। बिल्कुल ही ब्लॉकेज हो चुका है, बिल्कुल ही कोई पार्ट ऐसा है कि इट इज गोइंग टू द फेलियर, जहां पे क्लिनिकली बहुत ज्यादा डिटोरेट हो चुका है, वहां पर मेडिकल साइंस बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपके पास संभावना है, अगर आपके पास चॉइस है कि उसका कारण को खोज सके, उसको ट्रीट किया जा सके, तो आप कारण को खोजें एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम अपने आप को हील करने के लिए। तो जितना आप प्लेसिबो का मतलब यही है कि आप कुछ भी ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग विद द फुल फेथ एंड गिविंग योर बॉडी द सजेशंस, योर बॉडी विल स्टार्ट गोइंग टू बी हील्ड। दैट्स राइट। तो जैसे अभी सर ने बताया, बिलीफ की बात करी, तो कोई भी थॉट हो और उसको आप बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हो, वही आपके माइंड को क्रॉस करे जा रहा है, तो वो थॉट जो है वो बिलीफ बन जाता है और वो बिलीफ आपकी बॉडी पे फिर काम करता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। बैक पेन का तो सभी ने सुना हुआ कितना खतरनाक रहता है, लोअर बैक पेन का। तो मेरे पास में कुछ समय पहले एक व्यक्ति आए और वो ऐसे आज झुके हुए बैठे थे बिल्कुल, और चेयर पर लोग उनको व्हील चेयर पे लेके आए और उन्होंने बैठा और पूरा ऐसे किए हुए थे, डिप्रेशन में थे काफी ज्यादा, और एकदम डरे हुए थे, घबराए हुए थे। मैंने थोड़ा उनको काम डाउन किया, बातचीत की, थोड़ा समझा। मैं बात क्या, पहले ये तो बताओ। वो अंदर से बिल्कुल ही चुप, एकदम से रोने जैसे। तो फिर मैंने पूछा बात क्या, आप थोड़ा मुझे बताने का कष्ट करें। तो उन्होंने मेरे सामने एक्सरे रख दिया, एक्सरे की रिपोर्ट रख दी। क्या किए, देखिए सर, मेरे लोअर बैक के अंदर, मेरी डिस्क के अंदर चेंजेस आए हुए हैं, और मैंने देखा है कि अब मेरी लाइफ में बहुत परेशानी बढ़ गई है। मैं अकेला ही करने वाला हूँ अपनी फैमिली के अंदर, मेरे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और अब मेरी इस हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से अब मैं बहुत उनके लिए कैसे काम कर पाऊंगा, क्या मैं ठीक हो भी पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो इस बात को, किसी और को देखा आपने जो बैक एक से परेशान है? तो उसने बताया कि उसका जो कजिन ब्रदर है, उसको भी, जो काफी बड़े हैं, काफी बड़ी बैंक के अंदर बहुत अच्छे सीनियर मेजर एक बहुत ही मेन पोस्ट के ऊपर है, मैनेजरल लेवल के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो बैक एक की प्रॉब्लम से गए थे डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने कहा कि आपका लोअर L3 L4 के अंदर काफी ज्यादा ब्लंज है, काफी ज्यादा वहां पे गैप है, जो नर्व कंप्रेशन हो रही है वही आपके पैरों के अंदर सूनापन करते हैं। तो हम एक छोटा सा 2 घंटे का ऑपरेशन करेंगे, 2 दिन का रेस्ट करना, फिर चौथे दिन से अपना ऑफिस में चले जाना। और उन्होंने कईयों से पूछा, मगर अब इतने बड़े डॉक्टर के पास में गए हैं, वो उनको कह रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का जहाँ पे वो गए थे, तो आप नेट पे देख सकते हो कौन सा हो सकता है। तो 2 मिनट के बाद में वो रोने से लग गए, उसके बारे में बताने लगे। मैं फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रीटमेंट को परस्यू किया, उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में जहाँ 1-2 घंटा कहा था उनको 8 घंटे लग गए, और 8 घंटे में भी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद में ऑपरेशन का उन्होंने 5-10 दिन 10-15 दिन रेस्ट किया, और वो हालत और बिगड़ गई। फिर उनका एक और मेजर ऑपरेशन हुआ, और अब वो बिल्कुल बेड रिडन है, बहुत ज्यादा उसकी बॉडी अफेक्ट हो चुकी है। और ऐसे ही प्रॉब्लम मेरे को भी हो गई है, और अब मैं क्या करूं ये नहीं। तो मैंने कहा कि यार तुम्हारा एक्सरे के अंदर भी इतना कुछ नहीं है। वो कहते हैं नहीं सर, डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हुए हैं, अभी इनके ऊपर मेहनत करके लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और दवाई लेने की जरूरत है। और ये कई बार भी किसी चीज को लेकर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो डरा हुआ, इतना डरा हुआ। मैंने सिंपली कहा यार इसमें कुछ भी नहीं है, ह्यूमन बींग्स के इतने सारे हैं, आप नॉर्मल किसी का भी एक्सरे लेके देख लीजिए। अरे सच्ची बात भी है, हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरीके से है। आप भी नॉर्मल, आप भी अगर एक्सरे कराएंगे आपका भी कुछ ना कुछ अलग से आएगा, उसमें कोई जरूरी नहीं करता। और जब उसको मैंने कहा कि ये ठीक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आई एम गिविंग अश्योरेंस, और यू आर जस्ट हेल्दी पर्सन, और ये ठीक हो जाएगा। लेट्स ट्राई ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। मैंने उसको आंखें बंद कराई, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन में किया, and just give the healing session. Now the body is completely healed and you understand that there is nothing wrong in it and you are completely fine and family is very safe and secure. एक पॉजिटिव हीलिंग सजेशन दी, एंड जस्ट 5 to 10 मिनट्स के बाद में उसने आंखें खोली और उसके चेहरे में एक फ्रेशनेस थी। मैंने कहा खड़े होकर दिखाओ जल्दी से, और वो खड़ा हुआ एकदम से। मैंने कहा टर्न करो लेफ्ट, अब करो राइट, और थोड़ा ऊपर खींचे। वो कहता है कि मैं कर पा रहा हूँ अच्छे से। मैंने कहा कि यही गड़बड़ होती है कि आपने अगर मन से अपने आप को कमजोर मान लिया तो बॉडी आपका साथ छोड़ देगी। उसने मन से अपने आप को माना कि यस ये तो छोटी चीज है,
और थोड़ा मुझे बस लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा एक्सरसाइजेस करना है, बेंडिंग जो भी प्रिकॉशंस वो रखना है, और मेरा शरीर स्वस्थ है। और वो मोमेंट वो बिल्कुल चला गया अपने घर पे। और कई बार भी फोन करता है कि सर उस दिन बचा लिया, वरना मैं उस विशियस साइकिल में उलझने वाला था। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड वंडरफुल एग्जाम्पल सर। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सर ने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया, सो दिस वाज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो सर नाउ आई वांट यू टू टेल एवरीवन अबाउट द सिम्टम्स, कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे वीकनेस हो रही है या बैक एक होगी और गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो जाते हैं, तो ऐसे करके क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या नहीं है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, पेन के ऊपर ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो कि हमारा टॉपिक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स के ऊपर है। काफ़ी सारे लोग हैं जो सर्वाइकल, न्यूरोलॉजिकल या फिर बैक एक के या फिर नी पेन, काइंड ऑफ अर्थराइटिस या हेडेक, माइग्रेन जो कॉमन हो चुके हैं, सर्वाइकल जो बहुत ही बढ़ चुका है। इन सारी प्रॉब्लम्स को समझने की बात आई है अभी हमारे को। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इमोशंस है हमारे, कई बार लेट गो नहीं हो पाते, यस, और कई बार हम बड़ों के सामने नहीं बोल पाते, सोसाइटी में नहीं बोल पाते, या फिर हम अपने मन के अंदर कई बार जो सोचते रहते हैं, हमारी जो थिंकिंग इन इट सेल्फ भी है, हर एक विचार से एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है। सोसाइटी के अंदर हर जगह पे हम फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे उन इमोशंस का क्या हो रहा है, इंटरनलाइजेशन या सप्रेशन हो रहा है। और हमारी बॉडी एक स्पंज की तरह है, जैसे हम बर्तन साफ करते हैं ना, स्पंज होता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, वैसे हमारी बॉडी भी वैसे ही है। तो हमारी डिफरेंट इमोशंस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जैसे वो इंटरनलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो एक लेवल के बाद में फिजिकल लेवल पे तो लास्ट में पता चलता है बॉडी में डिसीज का, फिर ब्रेक डाउन आता है। ब्रेक डाउन क्रॉनिक फेलियर्स में हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, एक शॉर्ट पेन भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से पेन के ऊपर भी देखा जाए तो पेन इज नॉट ए डिसीज। डॉक्टर का या हम कहीं पे जाते हैं तो यदि बहुत ही ज्यादा है तो दवाई लें, वरना आप मेडिसिन मत लें, क्योंकि वो आपके लीवर के ऊपर, आपकी किडनी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और इतना ज्यादा अफेक्ट करती है कि आज जो मृत्यु दर है, बीमारी से इतने लोग नहीं मर रहे, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉज है बीमारी का, लोगों के मरने का, मोर्टेलिटी का, इट इज ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। बिल्कुल। तो हमारे हेड के अंदर पेन हो रहा है, कंधे में हो रहा है, मिडिल बैक में हो रहा है, लोअर बैक के अंदर हो रहा है, हिप एरिया के अंदर हो रहा है, थाइस में, घुटनों के अंदर हो रहा है, स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जैसे कई बार हेड का काम क्या होता है, सोचना। तो कई बार कोई बंदा सोचने में डिफिकल्टी फील कर रहा है, कोई बर्डन फील कर रहा है, कोई स्ट्रेस फील कर रहा है, या काइंड ऑफ इनएबिलिटी टू टेक द डिसीजन। तो ये फीलिंग जब बंदा कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक रहता है तो हेडेक बन गया। कंधों का काम क्या होता है, कुली क्या करता है, टू बेसिकली सपोर्ट, वजन उठाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना। तो वैसे ही जैसे बॉडी के जब इमोशंस लेवल के ऊपर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी भी एरिया के अंदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ली मगर उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, difficulty, it can be anything, it can be family, it can be financial, it can be relationship, it can be any person, it can be self also, कि मेरे मन के अंदर भी मैं काम जो कर रहा हूँ, काम का बर्डन बढ़ता जा रहा है। कहते नहीं ऑफिस के अंदर काम का बर्डन बढ़ रहा है और कुछ बढ़ रहा है, गर्दन के ऊपर, सर्वाइकल के इस पोर्शन के बहुत देर झुक के पढ़ लिया, कंप्यूटर पे काम कर लिया, उस वजह से हो रहा है। हाँ, इतना वजन मत उठाया करो भाई, बॉडी झुक जाएगी। वो जो बोल रहे हैं ना मन के अंदर, वो बहुत ही अनुभव से बोल रहे हैं। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और वो एक लंबे फेज के अंदर धीरे धीरे वहां पे फिर आपका सर्वाइकल की काइंड ऑफ फीलिंग, वो चीज आपकी बॉडी को, मसल्स की वीकनेस आ जाती है, फिर वो बॉडी के ऊपर आ जाता है। मिडिल बैक का काम क्या होता है, मिडिल बैक, इफ आई एम सिटिंग है, माई मिडिल बैक इज सपोर्टिंग मी व्हेनेवर आई फील देयर इज लैक ऑफ सपोर्ट इन माई लाइफ, काइंड ऑफ किसी भी एरिया के अंदर कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रही, वो नहीं, तो मिडिल बैक के अंदर वो एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है। ऐसे लोअर बैक का रहता है, लोअर बैक का फियर और गिल्ट बहुत ज्यादा रहता है। फियर, इट कैन, लोअर बैक इज द स्टेबिलिटी, हमारी बॉडी को जो स्टेबल करती है, और आधार है हमारा। जब भी हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रति इनसिक्योरिटी आ जाती है, या कोई गिल्ट हो जाती है बार बार, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ गिल्ट, तो हमारी वो एनर्जी हमारे लोअर बैक में एक्यूमुलेट कर लेती है। ऐसे ही घुटनों का भी है, घुटनों पैरों का काम क्या होता है, चलना, भागना। व्हेन वी आर रनिंग बट वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर,
रिटायरमेंट के बाद में देखा घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है कई लोगों के अर्थराइटिस रहता है, कंधों में बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा विल पावर के बंदे होते हैं, बहुत जिसके भी होता है, बट कंटिन्यू दे आर इन द ब्लेम गेम एंड फाइट रहते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं चीजों के प्रति, लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और उसके बाद में फिर वो ओवर कंपनसेट करने लग जाते हैं उसका, तो फिर वो काइंड ऑफ अर्थराइटिस जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। हाँ, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो ऑब्जॉर्व कर रही है, और अगर हम उसको एड्रेस करेंगे, किसी भी पेन को अच्छे से उसके कारण को खोजेंगे, क्योंकि दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द एक लक्षण है जो आपको बता रहा है कि भैया जीवन के अंदर कुछ गड़बड़ है और आपने उस गड़बड़ को ठीक करना है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ के उस गड़बड़ को कैसे ठीक किया जा सके, तो अपने आप से पूछे कि जब ये प्रॉब्लम हुई तो उस समय क्या ऐसी चेंजेस थी जो मेरी लाइफ को मैंने फील किया, या क्या क्या इमोशंस फीलिंग है, एंड देन लेट इट गो, ब्रीद आउट करो, उसको लेट गो करो, या मेथड सीखो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करो, कैथारसिस की बहुत सी प्रोसेसेस हैं। इवन साइकोथेरेपिस्ट आर द वंडरफुल प्रोफेशन जहां पे एक पर्सन आपको सिखा सकता है कि खुद से कैसे कर सकते हैं। या इनिशियली कहीं पर भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके 5 साइन होते हैं, रेडनेस हो जाती है, रेडनेस होने के साथ में हीट फील होती है, स्वेलिंग हो जाती है, और पेन हो जाता है, या वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, अर्थराइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, साइनसाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, काफी सारे जो भी है। तो उसमें आपको इतना समझना है कि आपके जीवन के अंदर उस एरिया से जुड़े कौन सी इमोशंस हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं जो आपने उसको होल्ड ऑन किया और उसको लेट गो करें। और आज डॉक्टर्स के पास हम पहुंच जाते हैं, डॉक्टर्स का अंदर ये नहीं है कि उनका भाव नहीं कि वो आपको ट्रीट नहीं करना चाह रहे, हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहा है, बट यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इलनेस, देन ओनली यू कैन गेट हील्ड फ्रॉम विद इन, एंड यू हैव द पावर। हाथ यहाँ से फ्रैक्चर्ड है, ठीक है, डॉक्टर्स क्या करता है, यहाँ से उठाने की कोशिश करता है, अगर कोई ऐसे करता रहेगा, बार बार करता रहेगा, उठा तो जब स्टिफनेस रहेगी, फिर दोबारा से चीजें बाद में गिर जाता है, चाहे पेन किलर खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और हम तो हिंदुस्तानी खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, हम खुद ही दर्द होता है ये गोली तो खा ही लेते हैं, मगर हर एक गोली आपके शरीर को कमजोर कर रही है, बीमार कर रही है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको पता नहीं कितना भयानक होने वाला है। किडनी के जो इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लीवर के इन्फ्लेमेशन के बढ़ते जा रहे हैं, लीवर सोरेसिस आती जा रही है, अल्कोहल की बजाय ही नहीं, दवाइयों की वजह से भी हो रहा है। और किडनी का पता चलता है कि 90% जब फेलियर होती है, जब पता चलता, उससे पहले पता भी नहीं चलता। तो हमने अपनी इन दवाइयों को ठीक करना है, यहाँ से उन कारणों के बजाय इसको ठीक करना है हाथ, क्योंकि क्या चीज यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, कॉज के ऊपर काम करना है। एक फल को मत देखें, फल में पेन हो रहा है, वॉमिटिंग लग रहा है, अनइजीनेस फील कर रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, एनर्जी नहीं है, खाना पीने का सिस्टम, भूख नहीं लग रही, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो चेंजेस सिम्टम्स के द्वारा हमारा शरीर कम्युनिकेट कर रहा है, बट उसके रूट कॉज क्या है, इफ यू गोइंग टू द रूट, उसको समझे, उसको हील करेंगे, आप पाएंगे कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो सर, अभी जैसे हमने सिम्टम्स की बात करी, तो इनके लिए लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो मेडिकेशन भी खूब अच्छे से खाते हैं, वो जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी डॉक्टर ने बोला वो चीजें करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बस डॉक्टर के चेकअप करने की देर थी, कुछ डॉक्टर्स इतने अच्छे से बोलते हैं कि नहीं आप तो ठीक हो जाओगे, इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी, तो जल्दी हीलिंग प्रोसेस एक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दे स्टिल आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, तो इतनी मेडिकेशन लेके, इतनी चीजें सफर करके, तो क्या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हमारी कॉग्निशन को या हमारी मेमोरी को भी इफेक्ट करते हैं? इससे मेमोरी लॉस या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं? एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मलिका ने जो पूछा है, कि कई बार क्या होता है, जैसे अभी भी मेरे पास में कुछ केसेस चल रहे हैं, 5-7 केसेस चल रहे हैं, एंड उनके अंदर क्या होता है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी बन जाता है लोगों के अंदर। वो बॉडी के लेवल के अंदर इतना डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, इतना अनइजीनेस फील करते हैं, इतना रेस्टलेस फील करते हैं कि एनर्जी नहीं रहती बाहर जाने में। तो धीरे धीरे जो बॉडी से अगर जो बंदा लो फील करेगा, तो उसके माइंड के ऊपर, उसकी थिंकिंग के ऊपर, उसकी मेमोरी के ऊपर, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर, वो हर चीज पे इम्पैक्ट डाल रही है। जब व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है तो उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग, उसके एक्शंस अलग रहते हैं, और जब बॉडी के अंदर ही एनर्जी नहीं रहेगी तो माइंड के अंदर से वैसे लगता है जैसे बैलून में से हवा निकाल दी है। वो डूरासेल वाली एड देखी होगी आप सभी ने, देखिए,
वो कहते हैं कि ये चलता जाए चलता जाए, और वो रहता है। और वो दूसरे वाला होता है उसमें बिल्कुल ऐसे रहता है। और जब बॉडी के लेवल पे कोई बहुत ज्यादा पेन सफरिंग से, अरे सफरिंग रियल में होती है। कई लोगों को लगता है कि जानबूझ के कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में तो कुछ आ नहीं रहे, बार बार टेस्ट करा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, मगर रियल के अंदर वो व्यक्ति उस पेन से जूझ रहा होता है, प्रभावित होता है, और उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण है। देयर कैन बी मैनी डिफरेंट लेयर्स जिसके ऊपर कारण होता है। कई बार ऐसी अनएक्सप्लेन्ड एक सौ पेन जिसको टेक्निकली मेडिकल लैंग्वेज में हम कह भी देते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया। और फाइब्रोमाइल्जिया को नेट पे आप सर्च करेंगे, उसका मतलब भी यही होता है अनएक्सप्लेन्ड एक सौ पेन। वो डायग्नोस नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्निकल नेम है जिससे हम उसको देख पा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए कई बार मैंने पाया है कि रिग्रेशन थेरेपीज बहुत हेल्पफुल रहती हैं। बचपन के कुछ चीजें होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ से उस मस्कुलर लेवल पे एनर्जी होल्ड ऑन हो रखी है, बॉडी के अंदर भी होल्ड ऑन हो जाती है। हर एक सेल की एक मेमोरी रहती है। और जब हम उस रिग्रेशन थेरेपी, इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑल्सो, जब उसको हील कर रहे हैं, उसके लेट को कर रहे हैं, वो बॉडी एकदम से हील हो जाती है। एक केस 2002 के अंदर बड़ा ही फेमस हुआ था। एक फेमस हार्ट सर्जन थे, उनके सोरासिस की प्रॉब्लम थी। एंड सोरासिस की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो बैठ जाए तो स्किन ऐसे चिपक जाए, और बहुत ही लंबे समय से उससे जूझ रहे थे। तो उसमें मैं, जहां से मैंने हिप्नोसिस सीखा था, डॉक्टर सनी सेटिन यूएसए के थे, वो इंडिया में आए हुए थे सिखाने के लिए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने जो हार्ट के थे उनसे कुछ सेशंस लिए। विद इन टू सेशन उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर पूरी तरह से चेंज आ गया। उसकी स्किन की जो सोरासिस प्रॉब्लम थी हील हो गई। वहां से एकदम बूम मिला था कि हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी मिरेकल हीलिंग के नाम से फेमस होने लग गई थी। बट दिस इज ए प्योर साइंस, इसमें कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं है। और क्योंकि हम डीपर सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं, बॉडी के अंडर रूट कोज को हील कर रहे हैं, और जब वहां से चीजें हील हो जाती है, बाय हेल्थ तो बाय प्रोडक्ट है। Thank you, sir. So now we'll talk about the treatment. So somatoform disorders को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हालांकि आपने जो सब बताया उसमें से बहुत लोग obviously समझ गए होंगे what are the things you need to do, but still because sir is a professional, so please sir throw some light. Okay, so आपके मन में भी यदि कोई भी क्वेश्चन है आप भी पूछिए प्लीज। आपका कोई भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, कोई भी सोमेटोफॉर्म से कुछ हो रहा है, आप भी उसमें पूछ सकते हैं। एंड साथ में मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन से पहले उसके कारण को खोजेंगे आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिकतर मामलों में पाया गया, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो 10-15 किलो का बैग लेके जा रहे हैं स्कूल के अंदर, और बॉडी का उनका पोस्चर इफेक्ट होएगा ही होएगा। हम घर पे कैसे बैठते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसे है, अगर हम सभी को पता है कि डायबिटीज है, सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम अपने कारण को ठीक कर ले, इवन अपने डाइटरी हैबिट्स को भी ठीक कर ले, तो हम पाएंगे कि हमारी बॉडी आदत तो वैसे ही ठीक होने लग जाएगी। दूसरी चीज जो सॉल्यूशन के ऊपर है कि हमारा जो खुद का जो टॉक है अपने अंदर, उसको चेंज करें हम। भगवान महावीर को भी, उनकी भी एक बुक पढ़ रहा था, वो भी कहीं उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिद्धांत दिया था कि आप अपने उस समय में जाएं जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, और उसमें हमें देखें लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे, और उन चेंजेस को आप फील करें, एक्सपीरियंस करें, और उसको हील करें, उसको लेट गो करें, फ्री करें। दबाएं ना उसे, जस्ट। हाँ, अगर आप खुद से भी अपने आप को एक अल्फा स्टेट में ले जाके, रिलैक्स स्टेट में जाके, और अपने इस प्रोसेस को करते, यू कैन डू। इवन अपनी बॉडी के लेवल पे भी जो शरीर है हमारा, वो हमारी भाषा सुनता है। पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है बात कि पानी की बूंद का भी हमारे विचारों और भाव से इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे हमने धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बनाई, वैसे हम धीरे धीरे करके अगर अपने मन के द्वारा अपने शरीर से कनेक्ट होकर राइट सजेशंस देते हैं, बॉडी से कनेक्ट होना सीखते हैं, प्यार के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ उसको धन्यवाद से भरे रहते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर में जो लिविंग वाइटल फोर्स एनर्जी, इट विल गेट इंक्रीज्ड एंड यू विल फील सडन चेंज इन योर एनर्जी लेवल्स। तो लाइफ में कई बार प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं रहती, उसको ठीक करने का तरीका आना चाहिए। और हर एक हेल्थ प्रॉब्लम्स 90%, 99% आने वाले टाइम में मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100% तक ही रहेगा कि आपका मन के अंदर इतनी क्षमता है, उसको बीमारी को पैदा भी वही करता है, ठीक भी वो कर सकता है। सो आपकी जो पावर है वो 100% आपके पास ही है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट इज बिकॉज आप अपनी पावर दूसरों को दे रहे हो, वो आपको अफेक्ट कर रही हैं, इसीलिए। सो अपनी पावर अपने पास रखो, अपने माइंड को हील करो। माइंड ही बॉडी का साथ देता है, बॉडी ही माइंड का साथ देती है। सो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
सो ये था हमारा आज का सेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस वेरी नाइसली. So thank you everyone for connecting with us.